स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पूरे किताब से 2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम एक ही वीडियो में पूरे बायोलॉजी को समाप्त करने वाले हैं। जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं सभी को हम आज की वीडियो में समाप्त करने वाले हैं पूरी किताब से। तो यह वीडियो कमजोर स्टूडेंट के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, अगर आपको 95% लाना है बोर्ड एग्जाम में तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और यहाँ से हर वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो देखिए इसका उत्तर, निषेचन के बाद अंडाशय से फल निर्माण होता है, वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। निषेचन जब होता है उसके बाद अंडाशय से क्या होता है, फल बनता है, और जो पुष्प का और सब भाग होता है वो सब क्या होता है, सूख के गिर जाता है नीचे। ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। लेकिन यदि फल का विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल को आभासी फल कहा जाता है। इसमें प्रमुख रूप से पुष्पासन भाग फल की रचना करता है। इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण होता है, जैसे कि पाइनस और संतरा में। देखिए, जो सभी बीज होते हैं किसी बीज में एक ही पौधा उत्पन्न होता है, लेकिन अगर किसी बीज में एक से अधिक पौधे निकल रहे हैं तो क्या गया, बहुभ्रूणता हो गया, यानी एक से अधिक भ्रूण उसमें अंकुर हो रहा है तो वो बहुभ्रूणता हो गया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से आपको लिखना है। पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक जो होते हैं वो नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंडकोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहा जाता है। देखिए, जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका में 2 नर केंद्रक होते हैं और दोनों क्या करते हैं, नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा इनमें से जो एक नर युग्मक होता है वो अंडकोश में से क्या था, निषेचित हो जाता है। जब ये 2 नर युग्मक भ्रूणकोश में पहुंचते हैं तो एक नर युग्मक अंडकोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचित होता है। एक नर केंद्रक से निषेचित हुआ और दूसरा द्वितीय केंद्रक से, तो यहाँ पे 3 बार निषेचन हो गया, अर्थात यहाँ पर 3 निषेचन हुआ। इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं और एक ही भ्रूणकोश में यहाँ पर 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन्स नियमन करते हैं। तो देखिए, मादाओं यानी कि महिलाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र, मासिक चक्र या फिर ऋतुस्राव कहते हैं या फिर पीरियड कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन्स LH तथा FSH हार्मोन्स होते हैं। देखिए, जो महिला होती है उसमें 28 दिन का अंडाणु निर्माण का चक्र होता है। 28 दिन के बाद फिर अंडाणु निर्माण होता है। अगर 28 दिन के अंदर वो शुक्राणु से निषेचित हो गया, यानी निषेचन उसका हो गया, तो वो भ्रूण बन जाता है, अन्यथा वो फूटकर योनि के रास्ते से ब्लड के साथ बाहर निकलता है, जिसे ही पीरियड कहते हैं, आवर्त चक्र कहते हैं या फिर ऋतुस्राव कहते हैं। और यह प्रक्रिया जो होती है जब लड़की 12 से 13 वर्ष की होती है तो उसमें स्टार्ट हो जाता है, और जब वो 40 से 45 से 55 साल की होती है तो ये खत्म हो जाता है। जब तक ये पीरियड वाला समय रहता है, इस 12 से 13 वर्ष की आयु के बाद और 45 से 55 वर्ष के अंदर, जैसे कि अंदर ही क्या करती है, माँ बनने योग्य होती है। 55 वर्ष के बाद लड़की माँ, औरत माँ नहीं बन सकती, और ना ही 12-13 वर्ष के पहले ही माँ बन सकती है।
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अपरा क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखिए, अपरा वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता है और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा क्या होता है, वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण होता है। जब भ्रूण जो होता है माता के पेट में होता है, तो उसको जिससे क्या होता है, जिससे उसे पोषण मिलता है और जो उसकी वृद्धि करता है वो अपरा होता है। आगे देखिए, अपरा की इंग्लिश होती है प्लेसेंटा। अब देखिए अपरा के कार्य। देखिए अपरा के कार्य क्या है, नंबर का, इसके द्वारा भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। दूसरा है, इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचते हैं। गा वाला है, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भ अवस्था बनाए रखने और शिशु के जन्म में सहायक होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सीय संगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही गर्भपात करा दिया जाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही यानी पहले 3 महीने के अंदर कराना क्या होता है, मतलब खतरे से बाहर होता है, अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, शिशु में जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ समापन करना होता है। लेकिन देखिए जो चिकित्सीय संगर्भता है, इसका मतलब कि जैसे कि बच्चा जब पेट में है, जन्म देने से पहले ही उसका गर्भपात कर उसके भ्रूण हत्या कहते हैं, जिसे कह सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि जिनकी शादी नहीं हो रही थी, बहुत लोग आजकल सुनाई देता है शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं लड़कियां, तो उनका जो गर्भपात कराया जाता है, तो अगर 3 महीने के अंदर गर्भपात कराया जाएगा तभी सुरक्षित रहेगा, या 12 सप्ताह के अंदर ही कराना पड़ता है। तो देखिए ये किसके लिए बना हुआ है, चिकित्सीय संगर्भता, जैसे कि अनचाहा गर्भ हो, शिशु जन्म में कोई रोग हो, इन दशाओं में क्या होता है, गर्भपात कराना होता है। लेकिन आज के समय में देखिए क्या होता है, लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाता है। यानी अगर लोग चेक कराते हैं, अगर लड़की है तो उसका हत्या करा देते हैं, गर्भपात करा देते हैं, जिसे सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि उल्ब भेदन या एमनियोस्टेसिस क्या है, एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। उल्ब भेदन या एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, यह एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग करके गर्भ अवस्था में भ्रूण की गुणसूत्र असामान्यता तथा अन्य अव्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें गर्भाशय में से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असमानताओं का निरीक्षण किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा लिंग की जांच होती है, लेकिन इसके द्वारा लिंग की जांच भी हो जाती है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीकी का दुरुपयोग करके कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया है। देखिए क्या होता है, उल्बेधन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ऐसी तकनीकी होती है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था की जो भ्रूण होती है, जैसे कि जब बच्चा पेट में होता है उसे भ्रूण कहते हैं, बाहर निकलता है तो शिशु कहते हैं। तो बच्चा जब पेट में तो भ्रूण है, तो भ्रूण में कोई रोग है या उसमें कोई लैंगिक प्रॉब्लम है, तो उसकी जांच करके क्या करते हैं, उसे सही किया जा सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो महिला प्रेग्नेंट है उसके गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव निकालकर उसके गुणसूत्र की जांच की जाती है। इससे जो भ्रूण है मादा है या नर है इसका भी पता चल जाता है। तो इसका आजकल ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है कन्या भ्रूण हत्या में। तो ये होता है उल्बेधन या फिर एमनियोसेंटेसिस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है। पहली रानी मधुमक्खी, दूसरी श्रमिक मधुमक्खी और तीसरी नर या ड्रोन मधुमक्खी। देखिए आगे देखिए जो रानी मधुमक्खी का होती है, रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है, यानी नर
और मादा मधुमक्खी मिलते हैं तो अंडा निषेचित होता है, तो इससे रानी मधुमक्खी बनती है। श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से होता है। जो श्रमिक मधुमक्खी होती है उसका भी निर्माण निषेचित अंडे से होता है, जबकि जो नर मधुमक्खी होती है उसका विकास अनिषेचित अंडे से होता है। रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है, जबकि श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुर रस इकट्ठा करना होता है। श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। देखिए, नर मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी क्या करती है, संतान उत्पन्न करती है, यानी जो है जन्म देती है बच्चे का। लेकिन जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, इसके होती है, इसमें नर जो होता है, इसमें जो जनन तंत्र होता है अविकसित होता है। जैसे कि हम लोगों में जाति में पुरुष मतलब कि मानव जाति में छक्के होते हैं, इसी प्रकार से इसमें जो श्रमिक मधुमक्खी होती है छक्के कह सकते हैं कि छक्का होती है, ये सिर्फ मधु इकट्ठा करती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसे मंगोली जड़ता क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जब गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता होती है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है, यानी एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, तो इसके कारण उत्पन्न रोग को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का सिर गोल, होंठ नीचे की ओर लटका हुआ, त्वचा खुरदरी, आंखें तिरछी व मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंदबुद्धि के होते हैं तथा इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोलों की भांति दिखाई देते हैं। इसी कारण इसे मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। जो डाउन सिंड्रोम होता है, ये क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 के स्थान पर 47 हो जाती है, गुणसूत्र की अनियमितता हो जाती है। देखिए, सामान्य लोगों में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी का अर्थ होता है कि 46। तो अगर गुणसूत्र घट जाएगा तो भी दिक्कत है, बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो ये बच्चे क्या होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, मुंह खुला हुआ इनका रहता है, सिर क्या रहता है, चिपटा रहता है, और इनका दिमाग थोड़ा कम रहता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी, अपराधी तथा पैतृक की जांच की जाती है। इस तकनीकी में व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। इसे सर्वप्रथम एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के रुधिर, लार, बाल, वीर्य, योनि द्रव या अन्य पदार्थ से डीएनए लेते हैं तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं तथा उसमें समानता को देखते हैं। यह होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रक्रिया होता है, साधन होता है जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी या अपराधी की जांच की जाती है, इन्हें पकड़ा जाता है। और पैतृक की, जैसे कि मतलब कोई पिता है अपने पुत्र को पुत्र नहीं मान रहा है, बता रहा है कि मेरा बच्चा नहीं है, तो इससे भी उसकी जांच की जाती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का डीएनए क्या है, व्यक्ति के डीएनए में जो विभिन्नता पाई जाती है उसे दूसरे व्यक्ति के डीएनए से मिलाया जाता है। इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक। किसने, एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने इसका सर्वप्रथम पता लगाया था। कहाँ के हैं ये, जो एलेक्स जेफरी क्या है, एक वैज्ञानिक हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अवशेषी अंग क्या हैं, मनुष्य के किन्हीं दो अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए, जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए हैं एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ अवशेषी अंग इस प्रकार जैसे कि कर्ण पल्लव पेशियां, शरीर पर बाल, अक्लदार, कृमि रूप परिशेषिका। देखिए, कहने का मतलब है जीवधारी की पूर्वकालिक क्रिया से, जैसे कि पहले, पूर्व मतलब होता है पहले, जब पहले आदिमानव के रूप में थे उससे भी पहले क्या था, मनुष्य में पूंछ होता था। क्या होता था, पूंछ होता था। जब पूंछ का कोई उपयोग नहीं हुआ तो धीरे धीरे वह विलुप्त हो गया, वो अवशेषी अंग था तो विलुप्त हो गया। इसी प्रकार से देखिए, हमारा बाल है, बाल का भी कोई उपयोग नहीं है, कोई कार्य नहीं, बाल कोई कार्य नहीं करता। और फिर जो कान का जो मांसपेशी है बाहर निकला हुआ है, ये भी क्या है, अवशेषी अंग, ये भी कोई काम का नहीं, इससे भी कोई काम नहीं होता, तो धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाएंगे। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है
कि टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, मृत निष्क्रिय सूक्ष्मजीवी या उसके द्वारा उत्पादों से बने पदार्थ अर्थात टीके को शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे कि पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। टीका स्मृति बी तथा कोशिकाएं बनाते हैं जो रोगजनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं तथा प्रतिरक्षा बना लेते हैं। ये होता है टीकाकरण। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, अल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक यानी नशीला पेय पदार्थ है, जिसका उपयोग आज के समय में युवाओं में बहुत ही तेजी से हो रहा है। अल्कोहल के निम्नलिखित कुप्रभाव हैं। देखिए, नंबर 1, इसके अत्यधिक सेवन से बेहोशी, कोमा या मृत्यु हो सकती है। दूसरा है, अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से व्यक्ति बर्बरता तथा हिंसा का रूप ले लेता है। तीसरा है, धन की कमी होने के कारण व्यक्ति इसके सेवन के लिए चोरी का सहारा लेने लगता है। चौथा है, गर्भ अवस्था के दौरान स्त्रियों में इसके उपयोग से गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन क्या है, इसका महत्व समझाइए। तो देखिए, इंटरफेरॉन कशेरुकी जंतुओं में विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को विषाणु से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। चूंकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणु के गुणन को रोका जाता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। इंटरफेरॉन विषाणुओं के केंद्रीय अम्ल संश्लेषण तंत्र को बाधित करते हैं, किंतु ये किसी भी प्रकार के कोशिका के उपापचय में कोई बाधा नहीं डालते। क्या होता है इंटरफेरॉन? देखिए, कशेरुकी जंतुओं में विषाणुओं से संक्रमित कोशिका द्वारा स्रावित क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ होता है। यह क्या करता है, या विषाणुओं के संक्रमण के विरुद्ध क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। या विषाणुओं से क्या, जो विषाणु संक्रमित करते हैं, रोगी करते हैं, उनसे लड़ता है, उन्हें रोकता है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए गए वे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। वर्तमान समय में लगभग 7000 प्रतिजैविक की खोज हो चुकी है, जो क्या करते हैं, दूसरे सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, बाधा डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस क्या है, बायोगैस के उपयोग लिखिए। तो देखिए, बायोगैस क्या होता है। बायोगैस विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में मेथेन 50 से 70% होता है। यहाँ ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, जो बायोगैस है ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। बायोगैस का निर्माण मानव मल व पशुओं के गोबर से होता है, इसी कारण इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। अब देखिए, बायोगैस का उपयोग खाना बनाने में इसका उपयोग होता है, आटा चक्की व अन्य मशीन चलाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में व गैस के निर्माण के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जो प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई ऐसी फसल जिसमें बैसिलस थ्रिंजेंसिस क्या है, थ्रिंजेंसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, उसे बीटी फसल कहते हैं। यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। जो बीटी फसल होता है, इसमें क्या होता है, जीवाणु जो होते हैं बीटी विष उत्पन्न करते हैं। जब कोई कीट फसल को खाता है तो यह विष उसके आहार नाल में क्षतिग्रस्त कर देता है और वह कीट मर जाता है। यह फसल कीट प्रतिरोधी होता है, जैसे कि बीटी कपास, बीटी बैगन आदि। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए उत्तर, विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषण पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, इन्हें जैव उर्वरक कहा जाता है। यह ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति बढ़ाते हैं। ये फसलों को अकार्बनिक पोषण पदार्थ उपलब्ध कराते हैं।
जैसे कि राइजोबियम, नॉन-स्टॉक, एनाबिना आदि। ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। आगे देखिए, क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक से सस्ते होते हैं तथा मृदा की उर्वरता शक्ति को नष्ट नहीं होने देते, जबकि रासायनिक उर्वरक के उपयोग से दिन प्रतिदिन मृदा बंजर हो रही है, साथ ही पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्लाजिम्ड कहाँ पाए जाते हैं, इनके प्रमुख गुण लिखिए। देखिए प्लाजिम्ड जो होता है इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से प्लाजिम्ड यहाँ पे जो लिखा है इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए प्लाजिम्ड कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे देखिए, किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है, जो प्लाजिम्ड होता है, किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्र के डीएनए से अलग हो और स्वतंत्रता से अपना प्रतिरूप बना सके, उसे प्लाजिम्ड कहते हैं। यह अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार दो रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। अब देखिए प्लाजिम्ड के गुण। देखिए नंबर 1, इसमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है और ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। तीसरा है, इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन स्थित होते हैं। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए पीसीआर क्या होता है। पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण अर्थात कि थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है। पीसीआर चक्र में विशेष रूप से 3 चरण होते हैं। नंबर 1 निष्क्रियकरण, दूसरा तापानुशीलन और तीसरा है विस्तार। ये होता है पीसीआर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, बायोरिएक्टर एक बड़े बर्तन के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइमों आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां, ताप, पीएच मान, विटामिन, लवण, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। बिंडोलक हौज सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर है। कौन सा? बिंडोलक हौज जो होता है सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाला बायोरिएक्टर है। अगला क्वेश्चन है, पारजीनी जंतु किसे कहते हैं। देखिए पारजीनी जंतु क्या होते हैं। ऐसे जंतु जिनके जीन में जीनी अभियांत्रिकी द्वारा फेर बदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है, उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। यह जीन अपना लक्षण व्यक्त करता है तथा इससे एक नई प्रजाति का विकास होता है, जैसे कि डॉली भेड़, कागा गाय, मीरा बकरी आदि। इनका उपयोग सामान्य शरीर की क्रियाविधि व विकास, रोगों का अध्ययन, जैविक उत्पाद एवं टीका आदि के लिए किया जाता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए उत्तर, जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन में बदला जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसमें रोगों के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति करके उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डाइमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। इसका उपयोग जीन चिकित्सा का। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, दो जीवों के बीच होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो सहभोजिता है, दो जीवों के बीच में होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है। तो इस संबंध को सहभोजिता कहते हैं। जैसे कि आम के पेड़ पर आर्किड से संबंध, जैसे कि आम के पेड़ पर जो बना का पौधा उगता है, गांव में बना कहते हैं, उसमें आम के पेड़ से बना में संबंध। तो बने को फायदा हो रहा है आर्किड के पौधे को, क्योंकि वो आम के पेड़ पर उगा हुआ है, उससे पोषण ले रहा है, लेकिन उसको आम को उससे ना कोई नुकसान ना कोई फायदा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, ऐसे यहाँ पर एक जीव, देखिए ऐसे जीव जो, देखिए यहाँ पे जो जीव लिखा है यहाँ पे जीव रहेगा,
तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवी दो जीवों के बीच होने वाली एक ऐसी परजीविता दो जीवों के बीच में होने वाली एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को क्या होता है, हानि होता है। ये होता है परजीविता। अगला क्वेश्चन है कि सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए सहोपकारिता क्या होता है, देखिए यहाँ पे सहोपकारिता दो प्रजातियों के बीच होने वाली एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जातियों को एक दूसरे के कारण लाभ होता है क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, जैसे कि पादप तथा शैवाल में संबंध। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिस्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए जीवों के बीच स्थान, भोजन, जल, खनिज लवण तथा अन्य संसाधन के लिए जब संघर्ष होता है तो इस क्रिया को स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जब यह स्पर्धा एक ही जाति के जीवों के बीच होती है तब इसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं तथा जब स्पर्धा विभिन्न जातियों के बीच में होती है तब इसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। जब ये क्या होती है अपने जाति एक ही जाति के बीच में होती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंतरजातीय स्पर्धा। लेकिन जब ये विभिन्न जातियों के बीच में होती है इसे कहते हैं अंतराजातीय स्पर्धा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए खाद्य श्रृंखला क्या होता है, देखिए इस पर टिप्पणी लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए किसी पारतंत्र में जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा स्वयं अन्य जीवों के द्वारा खाया जाता है, इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रभाव एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे कि देखिए कीट को क्या करता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, इसी प्रकार से मोर को भी जानवर खाते हैं। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला होता है। आगे देखिए अगला टॉपिक है कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। तो देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्देश्य केवल वन्य जीव का संरक्षण करना होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटना, पशुओं को चराने आदि की अनुमति नहीं दी जाती। इसकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के अधीन होती है। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, देखिए इसमें क्या है डुडुक्की, क्या है डुडुक्की अभ्यारण्य जो कि केरल में है, मालाबार अभ्यारण्य जो कि केरल में है, बोरी अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है और घाना पक्षी बिहार अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए IUCN द्वारा जारी की गई यह एक ऐसी किताब है जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, दुर्लभ या अनकालित जीव जातियों का सूचीबद्ध वर्णन किया गया है, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस जानकारी की सहायता से हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं और उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत निम्नलिखित जीव जैसे एक सींग वाला गैंडा, कस्तूरी मृग, बाघ, बब्बर शेर आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण लिखिए। तो देखिए उत्तर नंबर 1 अंधाधुंध वनों की कटाई, ये भी कारण है। गैर कानूनी रूप से वन प्राणियों का शिकार। तीसरा है मानव की क्रियाओं, भूलवश, जानबूझकर वनों में लगाई गई आग। और फिर चौथा है प्रदूषण। तो ये है जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण। दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे किताब से 2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इतना आपको तैयार करना ही, 2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतने ही हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।